Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start our another lecture and another topic from our syllabus, which is bioavailability and bioequivalence. This is the chapter number 16 of Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, Leon Shargel 7th edition, and the title of the chapter is Drug Product Performance in Vivo Bioavailability and Bioequivalence. अच्छा, इसके बारे में मैं ये थोड़ा सा ये बता दूं कि ये दिस इज़ ए लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो कि कल को न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। क्योंकि जो ड्रैप की रिक्वायरमेंट है, यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसकी ये जो बायोइक्विवेलेंस के हवाले से रिक्वायरमेंट है ये ग्रेजुअली बढ़ती चली जा रही है। तो आगे आने वाले दिनों में फार्मासिस्ट का इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप होगा, यानी इसकी बड़ी डिमांडिंग फील्ड होगी और जिन लोगों को इसमें एक्सपर्टीज़ होंगी वो डेफिनेटली जो है दे विल गेट द गुड अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो इसलिए फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, यानी आगे के कैरियर पर्सपेक्टिव से, इसके लिए ये जो अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसका डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आगे कैरियर में बहुत ज़्यादा ये काम आएगा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, यानी ड्रग प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस होती क्या है। तो ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इन वीवो, यानी बॉडी के अंदर, ड्रग की प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बॉडी के अंदर मे बी डिफाइंड। कैसे डिफाइन होगी? रिलीज ऑफ द ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम द ड्रग प्रोडक्ट। सबसे पहले तो उसको ड्रग को रिलीज होना चाहिए उसमें से, जो भी डोजेज फॉर्म है, लाइक फॉर एग्जाम्पल टैबलेट है तो उसके अंदर से ड्रग निकलनी चाहिए, सिरप है, कैप्सूल है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको एब्जॉर्ब होके लीडिंग टू द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस, यानी उसको एब्जॉर्ब होके बायोअवेलेबल होना ज़रूरी है। द असेसमेंट ऑफ ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसी की असेसमेंट के वो ड्रग जो है वो किस हद तक परफॉर्म कर रही है, यानी कितना बायोअवेलेबल होके कितना परफॉर्म कर रही है, वो इम्पॉर्टेंट है, सिंस बायोअवेलेबिलिटी इज़ रिलेटेड टू बोथ द फार्माकोडायनेमिक रिस्पॉन्स एंड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द और एडवर्स इवेंट ऑफ द ड्रग। लिहाजा ये असेसमेंट ज़रूरी है कि ड्रग जो है कितनी रिलीज़ हो रही है, कितनी बायोअवेलेबल है, क्या वो फार्माकोडायनेमिक रिस्पॉन्स दे रही है जो कि डिज़ायर रिस्पॉन्स है, या फिर वो एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। सो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस टेस्ट रिलेट टू द क्वालिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट टू द क्लिनिकल सेफ्टी एंड एफिकेसी, यानी असल में हम ये कर रहे हैं परफॉर्मेंस टेस्ट किस लिए, ताकि उसकी क्वालिटी को इस्टेब्लिश कर सकें ड्रग प्रोडक्ट की, और उसकी क्लिनिकल सेफ्टी और एफिकेसी को भी। बायोअवेलेबिलिटीज़ आर ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस स्टडीज़। अब ये बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज़ जो हैं ये भी जो है ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस स्टडीज़ हैं। ये क्या बता रही हैं? यूज़ टू डिफाइन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़। इन ड्रग की जो हमने पूरा बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ी थी ना, फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़, उससे बायोअवेलेबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है ड्रग की, एंड द फार्मूलेशन ऑफ ड्रग, यानी जो हमने फार्मूलेशन फैक्टर पढ़े थे, यानी डोजेज फॉर्म फैक्टर्स, यानी जो मुख्तलिफ बाइंडर, लुब्रिकेंट, उससे और कंप्रेशन फोर्स, यानी जितने भी फार्मूलेशन फैक्टर्स हैं उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है बायोअवेलेबिलिटी पे, एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट। और वो ये कि जैसे अगर कंप्रेशन फोर्स बढ़ा दी तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कंप्रेशन फोर्स कम कर दी तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड में कोई चेंजेस कर दी तो उससे ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। इन सब की डिटेल हम बायोफार्मास्यूटिक्स का जो पार्ट है उसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसको इवेल्युएट करना, यानी ये कि ये इन वीवो बायोअवेलेबिलिटी चेक करना कि क्या ये इन सब से जो है, जो हमने ये सारे पीछे जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस्टेब्लिश की थी ड्रग की, फार्मूलेशन पैरामीटर्स, जीआई फिजियोलॉजी को सामने रखते हुए, और जो मैन्युफैक्चर किया था क्या वो सब सही हैं, क्या उससे ड्रग बायोअवेलेबल है और फार्माकोडायनेमिक रिस्पॉन्स दे रही है और एडवर्स इवेंट तो नहीं आ रहा है। तो ये जो है दरअसल ड्रग की परफॉर्मेंस होगी। ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस स्टडीज़ आर यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग एज वेल एज द जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट। न्यू ड्रग क्या होगी? एक बिल्कुल ब्रांड न्यू ड्रग है, यानी आज से पहले ये सॉल्ट मार्केट में नहीं था, यानी ये इनोवेटिव ड्रग है, न्यू इनोवेशन है और नई नई मार्केट में आई है, तो इस तरह से ये न्यू ड्रग कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये सीटाग्लिप्टिन की बात कर लें, सीटाग्लिप्टिन जेनोविया जो इसका ब्रांड नेम है, ये सबसे पहले मर्क ने बनाई थी, मर्क शार्प एंड डोम। तो ये यानी एक्चुअली जो है ये DPP-4 इनहिबिटर है, डायबिटीज़ में यूज़ होती है।
तो ये सबसे पहले जो है वो मर्क ने बनाई थी। ये तो इसके बाद ये कहलाएगी न्यू ड्रग। तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि ये कितनी डोज में देनी चाहिए, किस तरह से ये परफॉर्मेंस देगी, टॉक्सिसिटी भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसके बाद आने वाली जो कंपनीज़ हैं जिन्होंने इसकी कॉपी बना ली वो जेनेरिक ड्रग कहलाएंगी, यानी उस ब्रांड की जो कॉपी बन जाएगी वो जेनेरिक ड्रग होगी। लेकिन जेनेरिक ड्रग को भी ये प्रूव करना ज़रूरी है कि वो जो ब्रांड ड्रग थी, जो इनोवेटिव ड्रग थी जो मर्क ने बनाई थी, ये उसके बायो इक्विवेलेंट है, यानी इसकी भी बायो अवेलेबिलिटी उतनी ही है जितनी कि बायो अवेलेबिलिटी ब्रांड प्रोडक्ट की है, यानी न्यू या इनोवेटिव प्रोडक्ट की है। तो यानी इससे ये हमें पता चलता है कि अगर बायो अवेलेबिलिटी सेम है तो इसका मतलब है उसका फार्माकोडायनेमिक रिस्पॉन्स भी सेम होगा। बायो अवेलेबिलिटी इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ ड्रग प्रोडक्ट क्वालिटी। लिहाजा बायो अवेलेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट और एक एस्पेक्ट है ड्रग की क्वालिटी का, दैट लिंक्स द इन वीवो परफॉर्मेंस ऑफ ए न्यू ड्रग प्रोडक्ट टू द ओरिजिनल फॉर्मुलेशन, और जिसका ताल्लुक होता है न्यू ड्रग प्रोडक्ट इन वीवो परफॉर्मेंस, यानी बॉडी के अंदर ड्रग की परफॉर्मेंस कैसे होगी, चाहे वो न्यू ड्रग हो, टू द ओरिजिनल फॉर्मुलेशन दैट वाज यूज इन क्लिनिकल सेफ्टी एंड एफिकेसी स्टडीज़, यानी जो कि ऐसी ड्रग है जो कि क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ हुई है जिससे उसकी क्लिनिकल सेफ्टी और एफिकेसी इस्टेब्लिश हुई है। बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ आर ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस टेस्ट, जबकि बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ क्या है? ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस टेस्ट है दैट कंपेयर द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ सेम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी सीटाग्लिप्टिन ऑफ द मर्क वर्सेस सीटाग्लिप्टिन ऑफ एनी अदर कंपनी। तो एक्टिव सब्सटेंस सेम हो गया। फ्रॉम वन ड्रग प्रोडक्ट यानी टेस्ट टू द सेकेंड ड्रग प्रोडक्ट विच इज़ ए रेफरेंस प्रोडक्ट। तो इस केस में रेफरेंस प्रोडक्ट वो इनोवेटिव ड्रग होगी यानी न्यू ड्रग, और रेफरेंस जो टेस्ट प्रोडक्ट होगी वो होगी जेनेरिक प्रोडक्ट। तो यानी वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये चेक किया जाता है कि बायो अवेलेबिलिटी जो आपने जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट बनाई है उसकी बायो अवेलेबिलिटी ब्रांड प्रोडक्ट यानी इनोवेटिव ड्रग के बराबर है या नहीं है, और पाकिस्तान में ज़्यादातर जेनेरिक ड्रग ही बनाई जाती हैं। तो इस लिहाज से इसका फ्यूचर में इसको बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। बायो अवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस कैन बी कंसिडर्ड एज मेजर ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इन वीवो। लिहाजा इन वीवो परफॉर्मेंस के लिए ये बायो अवेलेबिलिटी और बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ या ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ इन द न्यू ड्रग डेवलपमेंट, यानी न्यू ड्रग की हम बात कर रहे हैं। न्यू ड्रग डेवलपमेंट में यानी जो न्यू ड्रग वो है जो इनोवेटिव ड्रग है, अभी वो सॉल्ट मार्केट में नहीं था, पहली दफ़ा किसी कंपनी ने बनाई है। तो उसके लिए जो एफडीए में या रेगुलेटरी बॉडी में जो एप्लीकेशन सबमिट होती है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए यानी मार्केटिंग ऑथराइजेशन के लिए, उस एप्लीकेशन का नाम होता है एनडीए यानी न्यू ड्रग एप्लीकेशन। सो ड्यूरिंग ड्रग डेवलपमेंट बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ आर यूज्ड टू कंपेयर, किस लिए? अर्ली एंड लेट क्लिनिकल ट्रायल फार्मूलेशन। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जो आम तौर पे शुरू में जो हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे होते हैं जिस न्यू ड्रग से, वो कर रहे होते हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में। लेकिन जब वो ड्रग प्रूफ हो जाती है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 से पास हो जाती है और अब हम उसको फाइनल लेवल पर लेकर जाना चाह रहे होते हैं, तो फिर हमने कहा कि नहीं, हम इसको कैप्सूल में नहीं टैबलेट फॉर्म में लाएंगे। तो हमने उसकी टैबलेट बना ली, फॉर्मुलेशन बना ली, लेकिन हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि टैबलेट से जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है वो वही है जो शुरू की क्लिनिकल ट्रायल में जो कैप्सूल में हम ड्रग दे रहे थे उतनी ही बायो अवेलेबिलिटी है। तो इसलिए इसको ये बायोइक्विवेलेंट होना ज़रूरी है, तो उसमें हम इसलिए ये बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ करते हैं। इसके अलावा फॉर्मुलेशन यूज इन क्लिनिकल ट्रायल एंड स्टेबिलिटी स्टडीज़ इफ डिफरेंट, वही जैसे ये तो वही वाली पॉइंट है कि यानी शुरू में हमने जो ट्रायल किया था वो कैप्सूल के अंदर ड्रग को डाल के किया था यानी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में, और अब हमने टैबलेट बना ली, तो दोनों की बायोइक्विवेलेंस होनी चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल फार्मूलेशन एंड टू बी मार्केटेड ड्रग प्रोडक्ट इफ डिफरेंट, यानी वही है कि पहले क्लिनिकल ट्रायल में फार्मूलेशन थी लेकिन मार्केट हम टैबलेट कर रहे हैं, तो टैबलेट को कंपेयर करना पड़ेगा कैप्सूल से जो ट्रायल में यूज़ हुआ था कि उसकी दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सेम है। इसके अलावा प्रोडक्ट स्ट्रेंथ इक्विवेलेंस एज अप्रोप्रिएट, यानी उसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए कि सेम स्ट्रेंथ सेम बायो अवेलेबिलिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है। बायोइक्विवेलेंस स्टडी डिज़ाइंस आर यूज्ड, और ये स्टडीज़ जो डिज़ाइन होती हैं किस लिए यूज़ होती हैं? टू सपोर्ट न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ प्रीवियसली अप्रूव्ड ड्रग, यानी अगर कोई प्रीवियसली अप्रूव्ड ड्रग है तो आपने न्यू ड्रग बनाई है,
यानी जेनेरिक ड्रग बनाई है तो उसको बायोइक्विवेलेंट साबित करना पड़ेगा आपको कि वो जो पुरानी ड्रग है वो जो ऑलरेडी मार्केट में अप्रूव थी उसके बराबर है. Such as new fixed dose combination versus to the two product approved for the co-administration or modified release version of the immediate release products. अब यहाँ पे दो बातें हैं जिसको हमें रोक के थोड़ा सा समझना पड़ेगा. एक तो वो ये है, मैंने जैसे आपको बताया कि बायोइक्विवेलेंस स्टडी उस पर की जाती है कि आपने कोई जेनेरिक प्रोडक्ट बनाई कंपेयर टू इनोवेटिव यानी ब्रांड प्रोडक्ट. तो आपने जेनेरिक प्रोडक्ट बनाई तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ के ज़रिए इसकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी ही है जितनी कि ब्रांड प्रोडक्ट की, जो कि रिसर्च प्रोडक्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट थी उसकी है. इसके अलावा सपोज दैट कि कोई टैबलेट ऐसी थी जो 2 टैबलेट पेशेंट अलग अलग लेता था, लेकिन आपने उसकी कॉम्बो प्रोडक्ट बना ली, कॉम्बिनेशन बना लिया. तो अब आप क्या करेंगे कि आप इसको साबित करने, ये भी आपको साबित करना पड़ेगा कि ये दोनों प्रोडक्ट जो आपने कंबाइन बनाई है इससे दोनों प्रोडक्ट की बायो अवेलेबिलिटी उतनी ही आ रही है जितनी सेपरेट टैबलेट देने की सूरत में आती थी. यानी कॉम्बो टैबलेट की और सेपरेट टैबलेट की सेम आ रही है बायो अवेलेबिलिटी. तो इसको भी साबित करना पड़ेगा बायोइक्विवेलेंस स्टडी के ज़रिए. यानी इससे जो है ये कॉम्बिनेशन बनाने से कोई बायो अवेलेबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ा. इसके अलावा मॉडिफाइड रिलीज़ टैबलेट बनाई आपने, यानी कोई टैबलेट ऐसी थी जो कि इमीडिएट रिलीज़ दी जाती थी और दिन में 3 दफ़ा पेशेंट को लेनी पड़ती थी. आपने क्या किया कि उसकी मॉडिफाइड रिलीज़ बना ली, यानी उसको इस तरह से बना लिया कि वो एक ही दफ़ा लेनी पड़े दिन में, और दिन में 3 टाइम्स वो बॉडी में जाके रिलीज़ हो, और उस तरह से वो जो है वो उससे फ़ायदा ये हो कि पेशेंट को वो दिन में 3 दफ़ा नहीं लेनी पड़ेगी, एक ही दफ़ा ले रहे, 3 दफ़ा वो रिलीज़ होगी, तो उससे प्लाज्मा कंसनट्रेशन वैसे ही मेंटेन होगी उसकी, जो कि 3 टाइम्स वो जो टैबलेट ले रहा था उससे मेंटेन हो रही थी. तो इमीडिएट रिलीज़ की हम क्या करेंगे, पेशेंट को जो है वो 3 टैबलेट से जो बायो अवेलेबिलिटी आ रही थी वो कंपेयर करेंगे इस मॉडिफाइड रिलीज से, जिसके अंदर ऑलरेडी इतना एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि 3 के अंदर मौजूद होता है. और हम दोनों को चेक करेंगे कि 24 आवर में जो 3 टैबलेट अलग अलग देने से बायो अवेलेबिलिटी आ रही थी वो, और मॉडिफाइड रिलीज जो हमने 1 टैबलेट दी 24 आवर में, दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सेम है या नहीं है. अगर सेम है तो इसका मतलब है हमने मॉडिफाइड रिलीज जो टैबलेट बनाई है वो बिल्कुल सही बनाई है, वो अप्रूवल के काबिल है और उसको अप्रूव किया जा सकता है. इसके अलावा पोस्ट अप्रूवल इन विवो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ मे बी नीडेड टू सपोर्ट रेगुलेटरी अप्रूवल. अच्छा, पोस्ट अप्रूवल इन बायोइक्विवेलेंस स्टडी यानी इनिशियली अगर वो ड्रग की अप्रूवल मिल भी गई है, लेकिन पोस्ट अप्रूवल जैसे हमने यानी अप्रूवल के बाद अगर हमने फार्मूलेशन में कोई चेंज किया है टैबलेट में या कैप्सूल में या सिरप में, जो भी फार्मूलेशन है, तो फिर हमें दोबारा उसकी बायोइक्विवेलेंस स्टडी प्रीवियस जो क्लिनिकल ट्रायल में फार्मूलेशन थी उससे करनी पड़ेगी, और ये साबित करना पड़ेगा कि ये बायो अवेलेबिलिटी इसकी उतनी है यानी उसके बायोइक्विवेलेंट है, ताकि फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल मिल सके. क्योंकि ये जो मेजर जो चेंजेस होंगी इसमें फार्मूलेशन, ये जो होगी ये मेजर चेंजेस कहलाएगी. अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ें अगर चेंज कर रहे हैं तो फिर हमें बायोइक्विवेलेंस करनी पड़ेगी या उसका अप्रूवल चाहिए होगा. हमने ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा चेंज की, मैन्युफैक्चरिंग साइट चेंज की, और उसको कंपेयर करना पड़ेगा बायोइक्विवेलेंस में रेफरेंस फार्मूलेशन से, यानी जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट है. फिगर 16.1 ये हमें क्या बता रही है, ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस ऑफ एंड न्यू ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस में बी डिटरमिन इन विवो बायोइक्विवेलेंस स्टडी और समटाइम्स इन विट्रो by comparative drug dissolution studies और bioavailability studies. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड ड्रग सब्सटेंस, क्लिनिकल ड्रग प्रोडक्ट, क्लिनिकल एफिकेसी एंड सेफ्टी स्टडीज़ ये पहले हो चुकी होंगी, यानी जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 है. इसके अलावा फार्माकोकाइनेटिक एंड बायो अवेलेबिलिटी डेटा. उसके बाद क्या होगा कि जब सब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो मार्केटेड ड्रग प्रोडक्ट यानी इसका अप्रूवल मिल गया, ये ब्रांड हो गई. इसके अलावा इसका डिसोल्यूशन प्रोफाइल वगैरह बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ ये भी इस्टेब्लिश हो चुकी होगी. पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, अगर हमने कोई चेंजेस किए हैं तो उसमें डिसोल्यूशन प्रोफाइल दोबारा हमें करना पड़ेगा, यानी फॉर्मूलेशन में कोई चेंजेस किए, जैसा हमने यहाँ पे पिछली स्लाइड में ये सारी बातें की थी कि अगर हमने कोई चेंजेस किया है तो डिसोल्यूशन प्रोफाइल दोबारा करके रेगुलेटरी बॉडी को अब सबमिट करना पड़ेगा. बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ इन विवो हो सकता है करनी पड़े और साबित करना पड़ेगा कि ये प्री अप्रूवल जो पोस्ट जो पहले जो हमारे पास जो फार्मूलेशन थी इसकी बायो अवेलेबिलिटी सेम है जो कि पहले रेगुलेटरी बॉडी ने अप्रूव करके दी है. तो इस तरह से जो होगा ये इस्टेब्लिश होगा. नाउ द इनिशियल सेफ्टी एंड क्लिनिकल एफिकेसी स्टडीज ड्यूरिंग न्यू ड्रग डेवलपमेंट may use a simple formulation such as hard gelatin capsule containing only the active ingredient
डाइल्यूटेड विद लैक्टोज। जैसा मैंने बताया कि शुरू में जो क्लिनिकल स्टडीज़ हो रही होती हैं ड्रग की, वो आमतौर पे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में हो रही होती हैं, यानी वही फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 स्टडीज़ वगैरह। लेकिन इफ़ द न्यू ड्रग्स डेमोस्ट्रेट अप्रोप्रिएट ह्यूमन एफिकेसी एंड सेफ्टी, और अगर ये फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में ये साबित हो गया कि ड्रग जो है वो एफिकेसी भी दे रहा है और उसकी सेफ्टी भी है, इट टू बी मार्केटेड ड्रग प्रोडक्ट, यानी अब अगर इस ड्रग को मार्केट में ले जाना है तो और हमें उसको फॉर एग्जांपल टैबलेट में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल कॉम्प्रेस टैबलेट में भी डेवलप। Since the initial safety and efficacy studies were performed using a different formulation, like for example hard gelatin capsule, so the pharmaceutical manufacturer must demonstrate that to be marketed drug product, यानी जैसे लाइक वो टैबलेट में बना दिया आपने कैप्सूल से, डेमोस्ट्रेट है इक्वलेंट ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस टू द ओरिजिनल फार्मूलेशन, यानी ये जो कैप्सूल में हमने शुरू में यूज़ किया था और फिर जब हमने इसको टैबलेट बना लिया तो दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सेम है और परफॉर्मेंस सेम है, इसको साबित करना पड़ेगा। इक्वलेंट ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज जनरली डेमोस्ट्रेटेड, यानी ये हम कैसे साबित करेंगे इक्वलेंट ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, यानी बायो इक्विवेलेंस बाय एन इन विवो बायो इक्विवेलेंस स्टडी इन नॉर्मल हेल्दी वॉलंटियर्स। जनरली नॉर्मल हेल्दी वॉलंटियर्स में करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें नॉर्मल हेल्दी वॉलंटियर्स हम नहीं ले सकते तो फिर हम उस ड्रग के जिस डिजीज़ में यूज़ होती है उसके पेशेंट भी ले सकते हैं। Under certain condition, equivalent drug product performance may be demonstrated in vitro using comparative dissolution profile, यानी कुछ ड्रग ऐसी हैं जिनके लिए जो है वो इस चीज़ की इजाज़त है कि फ़िलहाल कि वो अगर वो डिसोल्यूशन प्रोफाइल जो है वो मैच कर जाता है दोनों का, यानी जो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल हो गए और टैबलेट हो गई, या जेनेरिक प्रोडक्ट हो गई और ब्रांड प्रोडक्ट हो गई, तो फिर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों की बायो अवेलेबिलिटी भी सेम होगी और जो होगी वो परफॉर्मेंस भी सेम होगी, सिर्फ डिसोल्यूशन प्रोफाइल के ज़रिए, जो कि हम डिसोल्यूशन एपरेटस पर करेंगे, जो कि पैडल एपरेटस होता है। तो इसमें जो है हम ये साबित करेंगे, लेकिन ये हर ड्रग के लिए पे एप्लीकेबल नहीं होता। रेगुलेटरी बॉडी ने कुछ ड्रग्स के लिए ये इजाज़त दी हुई है, तमाम ड्रग पे ये नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर ड्रग जो है उनके लिए इन वीवो बायो इक्विवेलेंस चाहिए होती है, यानी नॉर्मल वॉलंटियर यानी ह्यूमन स्टडी हमें चाहिए होती है। नाउ marketed drug product that is approved by the US FDA may not be the same formulation that was used in the ओरिजिनल सेफ्टी एंड क्लिनिकल एफिकेसी स्टडीज़। ये बात वही कर रहे हैं कि जो ड्रग मार्केट में ले जा रहे हैं वो नहीं होगी जो कि इनिशियल ट्रायल में यूज़ हुई थी। जैसे इनिशियल ट्रायल में यानी ये कि वो यूज़ हुई थी वही हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और मार्केट में टैबलेट लेकर जा रहे हैं। सो आफ्टर द ड्रग प्रोडक्ट इज़ अप्रूव्ड बाय द FDA एंड मार्केटेड, द मैन्युफैक्चरर में परफॉर्म चेंजेस टू द फार्मूलेशन। अगर FDA ने अप्रूव कर दिया है और मैन्युफैक्चरर उसमें कोई फार्मूलेशन में चेंजेस कर रहा है, सो दीज चेंजेस टू द मार्केटेड ड्रग प्रोडक्ट आर नोन एज पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। अब अगर जैसे वो चेंज कर दी तो इसको कहा जाता है पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। अच्छा, ये चेंजेस ये भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल बाइंडर चेंज कर दिया, डिसइंटीग्रेंट चेंज कर दिया, टैबलेट में कुछ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये सारी चेंजेस पोस्ट अप्रूवल चेंजेस कहलाती हैं। इसके अलावा पोस्ट अप्रूवल चेंजेस ऑल्सो कॉल्ड ऑफन टर्म्ड एज सोपाक, यानी स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस बेस्ड ऑन सेवरल FDA गाइडेंस डॉक्यूमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, यानी पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, स्केल अप चेंजेस का मतलब ये है कि देखें पहले तो जो आप टैबलेट्स बना रहे थे वो तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए बना रहे थे, तो स्मॉल बैच बना रहे थे, लेकिन अब आपको अप्रूवल मिल गया, अब आपको मार्केट में प्रोडक्ट ले जानी है, तो आप बड़े पैमाने पे टैबलेट बनाएंगे, यानी लार्ज स्केल पे बनाएंगे, स्केल अप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम स्केल अप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो फिर फॉर्मुलेशन वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही होती जो कि वो इनिशियल स्मॉल स्केल पे जब पायलट बैच बना रहे थे जब दे पा रही होती है। तो आइडियली तो यही होना चाहिए कि जो स्मॉल स्केल पे परफॉर्मेंस आ रही थी ड्रग की वही लार्ज स्केल पर जब आप उसको प्रोडक्शन पे ले जा रहे थे सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये ज़रूरी है कि इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि पोस्ट अप्रूवल के बाद जब आप स्केल अप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और अगर आपने कोई और अगर वो यानी फॉर एग्जांपल स्केल अप करने से जो है सपोज दैट टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं हो रही, तो फिर आपने क्या किया कि डिसइंटीग्रेंट चेंज कर दिया, उससे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, लेकिन फॉर्मुलेशन में चेंज तो आ गए, तो फिर इसका आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे इसके अलावा और क्या चेंज हो सकती है, इंक्लूड चेंज इन सप्लायर ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, लाइक पहले आप यूरोप से एक्टिव इंग्रेडिएंट ले रहे थे, अब चाइना से ले रहे हैं।
इसके अलावा चेंज इन द फार्मूलेशन में कोई चेंज किया है, डिसइंटीग्रेंट, बाइंडर वगैरह कोई भी चीज़, लुब्रिकेंट आपने चेंज कर दिया है, अगर कोटेड टैबलेट थी तो कोटिंग पॉलीमर चेंज कर दिया है, चेंज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पहले सपोज दैट आप उसको जो बना रहे थे वेट ग्रेन्युलेशन से बना रहे थे, अब डायरेक्ट कॉम्प्रेशन से बना रहे हैं, एंड चेंज इन द मैन्युफैक्चरिंग साइड। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं कि आप जब स्केल अप मैन्युफैक्चरिंग करें तो इसमें से कोई ना कोई चीज़ चेंज मुमकिन है हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर फॉर्मूलेशन में नहीं होता, बाज़ दफ़ा चेंज करना पड़ जाता है जब हम स्केल अप मैन्युफैक्चरिंग पर जाते हैं, ताकि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस सेम रहे जो कि इनिशियल स्टडीज़ में आई थी या जिसका हमने अप्रूवल लिया है। इन ईच केस द मैन्युफैक्चरर मस्ट डेमोस्ट्रेट, यानी चाहे इसमें से कोई भी सिचुएशन अप्लाई हो रही हो, द ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस डिड नॉट चेंज, यानी अगर वो चेंज नहीं हुई, एंड इज़ द सेम फॉर द ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बिफोर एंड आफ्टर द स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। ठीक है, यानी पोस्ट अप्रूवल चेंजेस के बाद भी अगर नहीं हुई है तो ये तो आइडियल सिचुएशन है। एज शोन इन, और अगर चेंज हो गई है तो फिर आपको ये रेगुलेटरी बॉडी यानी एफडीए और पाकिस्तान में ड्रैप को ये इन्फॉर्म करके उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, इससे पहले आप मार्केट में वो प्रोडक्ट नहीं ले जा सकते। एज शोन इन फिगर 16.1, जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं ऑलरेडी, ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मे बी डिटरमिन्ड बाय इन वीवो बायोइक्विवेलेंस स्टडी, यानी ह्यूमन के अंदर, और सम टाइम बाय इन विट्रो कंपैरेटिव ड्रग रिलीज, जिसको हम डिसोल्यूशन प्रोफाइल भी कहते हैं, दो टेस्ट ड्रग और ब्रांड ड्रग के दरमियान में। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बायोइक्विवेलेंस स्टडीज इन जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ANDA, अंडा। अच्छा, ए का मतलब है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई नई ड्रग हम मार्केट में लाते हैं जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट होती है, यानी ब्रांड प्रोडक्ट है, नई रिसर्च प्रोडक्ट है, आज तक ये फॉर नया कॉन्सेप्ट है, जैसे सीटाग्लिप्टिन पहली दफ़ा मर्क लेकर आई थी तो उन्होंने जब FDA से अप्रूवल लिया था तो ये न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिट की थी। लेकिन जब उसकी कॉपी प्रोडक्ट बन गई, यानी जेनेरिक बना ली गई, यानी किसी ने कॉपी कर ली दूसरी कंपनी, अब वो अप्रूवल लेने जा रही है FDA से या रेगुलेटरी अप्रूवल लेने जा रही है, तो उसको एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। यानी कॉपी प्रोडक्ट के लिए, जेनेरिक प्रोडक्ट के लिए एब्रीविएटेड NDA कहलाती है। कंपैरेटिव ड्रग product performance studies are important in the development of generic drug product development। ठीक है, तो यानी अगर आपने कॉपी प्रोडक्ट जेनेरिक बना ली है तो आपको उसको ब्रांड प्रोडक्ट से कंपेयर करके साबित करना पड़ेगा कि जो ब्रांड प्रोडक्ट की, रिसर्च प्रोडक्ट की, इनोवेटिव प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है इन वीवो, वही इस ड्रग की भी है। ए जेनेरिक प्रोडक्ट क्या है? ए जेनेरिक प्रोडक्ट इज ए मल्टी सोर्स ड्रग प्रोडक्ट दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द FDA एज ए थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट टू द रेफरेंस लिस्टेड drug product, usually the brand or innovator drug product, and has proven equivalent drug product performance। तो जेनेरिक प्रोडक्ट क्या है? वो प्रोडक्ट है जो कि ये कॉपी प्रोडक्ट है, यानी थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट है किस प्रोडक्ट से? रेफरेंस ड्रग प्रोडक्ट से। और वो रेफरेंस प्रोडक्ट कौन सी है? जो कि इनोवेटर या ब्रांड प्रोडक्ट है जिसको ऑलरेडी FDA अप्रूवल दे चुका था, यानी वो अप्रूव हुई थी न्यू ड्रग एप्लीकेशन से, यानी इनोवेटिव ड्रग से, न्यू सॉल्ट से, लाइक सीटाग्लिप्टिन ऑफ द मर्क, जेनेविया के नाम से। अब किसी दूसरी कंपनी ने जब सीटाग्लिप्टिन बनाई तो वो जेनेरिक कहलाएगी। तो वो जो है वो ANDA यानी एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, उसमें उनको ये साबित करना पड़ेगा ये जो इन्होंने सीटाग्लिप्टिन कॉपी प्रोडक्ट बनाई है, ये जो मर्क की जो प्रोडक्ट है उसके बिल्कुल बराबर है, थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट है, और उसकी परफॉर्मेंस में और इसकी दोनों की परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लिनिकल सेफ्टी एंड एफिकेसी स्टडीज़ आर नॉट जनरली परफॉर्म ऑन जेनेरिक प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो अर्ली फेज़ 1 फेज़ 2 स्टडीज़ हैं वो इनोवेटर ब्रांड, यानी जो पेरेंट कंपनी थी जिसको पहली दफ़ा लेकर आया था, वो कर चुके हैं, तो उसकी अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंस द फॉर्मुलेशन एंड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ए ड्रग प्रोडक्ट कैन अफेक्ट द बायोअवेलेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। अच्छा, अब क्योंकि ड्रग की फॉर्मुलेशन हो गई या मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर हो गया, उससे ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी और स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ सकता है। द जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर मस्ट डेमोस्ट्रेट दैट द जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट इज फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट, बायोइक्विवेलेंट एंड थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट टू द कंपैरेटर ब्रांड नेम ड्रग प्रोडक्ट। लिहाजा जो भी कंपनी ये बना रही है जेनेरिक प्रोडक्ट, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि उसने जो मैन्युफैक्चरिंग की है जिस भी मेथड से, यानी अगर उसका मेथड चेंज है ब्रांड प्रोडक्ट से इनोवेटर प्रोडक्ट से,
तो जो भी मेथड उसने यूज़ किया ठीक है कर ले, लेकिन उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वो फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट है, बायो इक्विवेलेंट है और थेरेपेटिकली इक्विवेलेंट है। किससे? जो कि ब्रांड प्रोडक्ट थी, न्यू प्रोडक्ट थी, इनोवेटिव प्रोडक्ट थी। तो ये बायो इक्विवेलेंसी उसको साबित करनी पड़ेगी। फिगर 16.2 हमें यही बता रही है। ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। Drug product performance may be determined in vivo by bioequivalence studies or in vitro the comparative dissolution profile. एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट बनाई हमने, या तो कंपैरेटिव डिसोल्यूशन प्रोफाइल अगर एफडीए इजाज़त दे रहा है या ड्राइप इजाज़त दे रही है तो हम ये कर लेंगे, लेकिन अगर इसकी इजाज़त नहीं है इस प्रोडक्ट में तो फिर इन वीवो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ हमें करनी पड़ेगी, जिसमें कंपेयर करना पड़ेगा रेफरेंस लिस्टेड प्रोडक्ट से, यानी रेफरेंस लिस्टेड ड्रग जो होगी वो होगी जो कि ऑलरेडी पहले से अप्रूव है, जो कि ब्रांड प्रोडक्ट के तौर पर अप्रूव है, जो कि ब्रांड है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, तो उससे बायोइक्विवेलेंस साबित करनी पड़ेगी इस जेनेरिक ड्रग की। इसके अलावा पोस्ट अप्रूवल चेंजेस हमने की तो उस सूरत में भी डिसोल्यूशन प्रोफाइल या इन वीवो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ हमें करनी पड़ेगी, यानी किसी भी किस्म की चेंज होगी तो हमें दोबारा ये सब परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। सो ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस कंपैरिजन फॉर ओरल जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट इज यूजुअली मेजर्ड बाय इन वीवो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज इन द नॉर्मल हेल्दी एडल्ट सब्जेक्ट्स अंडर फास्टेड एंड फैट कंडीशन। तो जो अगर हम इन वीवो ये कोई जेनेरिक प्रोडक्ट हमने डेवलप की, अब हमें उसको बायोइक्विवेलेंस साबित करनी है ब्रांड प्रोडक्ट से, तो फिर हम उसकी जो स्टडी करेंगे आम तौर पे करते हैं हेल्दी एडल्ट सब्जेक्ट्स में अंडर फास्टेड कंडीशन और फैट कंडीशन। फास्टेड यानी एम्प्टी स्टमक, फैट यानी विद फूड। दोनों सिचुएशन में चेक करेंगे कि फास्टेड और फैट में उसकी बायोअवेलेबिलिटी पर कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस कंपैरिजन इन विट्रो भी हम कर सकते हैं, जिसमें वही है कंपैरेटिव ड्रग डिसोल्यूशन रिलीज प्रोफाइल भी कर सकते हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट की जिसकी रेगुलेटरी बॉडी ने इजाज़त दी हुई है। सिमिलर टू द ब्रांड नेम ड्रग प्रोडक्ट, जैसे कोई ब्रांड ड्रग प्रोडक्ट होगी प्रोडक्ट द जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर में मेक चेंजेस आफ्टर एफडीए अप्रूवल, यानी वही जो जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर है वो भी पोस्ट अप्रूवल चेंजेस कर सकता है इन द फॉर्मुलेशन, लेकिन वही है जैसे सोर्स ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या कोई और चेंजेस की, लेकिन उसको जो है वो एफडीए को रिपोर्ट करना पड़ेगा और उसका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, और उसको ये भी साबित करना पड़ेगा कि इस चेंजेस के बाद भी बायोअवेलेबिलिटी सेम है। फॉर एनी पोस्ट अप्रूवल चेंजेस द मैन्युफैक्चरर मस्ट डेमोस्ट्रेट दैट द चेंज डिड नॉट ऑल्टर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, यानी बायोअवेलेबिलिटी में ड्रग की कोई फ़र्क नहीं आया है। तो उसको जैसे मैंने बताया कि चेंजेस के बाद भी जो जिस किस्म की भी कोई चीज़ चेंजेस किया उससे ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं आया है, तो ये भी उसको साबित करना पड़ेगा। नाउ पर्पस ऑफ बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़। बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ अप्रूविंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर मार्केटिंग। तो पहली बात तो ये होगी कि ये हमें करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लानी है तो उसको ये बायोअवेलेबिलिटी और अगर जेनेरिक प्रोडक्ट है तो बायोइक्विवेलेंस ब्रांड प्रोडक्ट से साबित करनी पड़ेगी। बायोअवेलेबिलिटी को डिफाइन कैसे किया जा सकता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऑल्टन में। रेट एंड एक्सटेंट टू विच द एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्टिव मॉइटी इज एब्जॉर्ब्ड, यानी किस तेज़ी से रेट और किस हद तक एक्सटेंट ड्रग का एक्टिव इंग्रेडिएंट एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द ड्रग प्रोडक्ट एंड अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन। ये यूएस एफडीए की डेफिनेशन है। बायोअवेलेबिलिटी डेटा प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब, यानी कितने % ड्रग एब्जॉर्ब हुई फ्रॉम द फॉर्मुलेशन एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द ड्रग। फिर उसके बाद आती है एक डेफिनेशन रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज कंपेयर टू ड्रग प्रोडक्ट फार्मूलेशन, यानी दोनों ड्रग जो है उनको कंपेयर किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। इसको हम बायोइक्विवेलेंस भी कह सकते हैं। ए बायोइक्विवेलेंस स्टडी इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी, जैसा मैंने आपको बताया कि रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी को बायोइक्विवेलेंस स्टडी भी कहते हैं। बायोइक्विवेलेंस इज डिफाइंड एज, बायोइक्विवेलेंस में हम क्या कह रहे हैं, क्या डेफिनेशन डिफाइन करेंगे, द एब्सेंस ऑफ ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रेट एंड एक्सटेंट to which the active ingredient or active moiety become available at the site of action when administered at the same molar dose under similar condition in a appropriate
डिज़ाइन स्टडी। यानी बायोइक्विवेलेंस हम किसको कह रहे हैं कि दो ड्रग ली, उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का रेट एंड दोनों के अंदर सेम एक्टिव मॉइटी है, दोनों का रेट दोनों यानी दोनों में अगर रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और एक्टिव इंग्रेडिएंट की अवेलेबिलिटी एट साइट ऑफ एक्शन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा, जबकि वो सेम डोज मोलर डोज में दी गई अंडर सिमिलर कंडीशन, अगर दोनों की जो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एक्टिव मॉइटी जो है वो अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन सेम है दोनों ड्रग की, तो मेरा इसका मतलब ये होगा कि वो बायोइक्विवेलेंस है। यानी उन दोनों में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है लेकिन नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो फिर वो बायोइक्विवेलेंट कंसिडर की जाएंगे। बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस डेटा प्ले पाइवोटल रोल in regulatory submission for marketing approval of the new and generic drug। तो जैसे हमने अभी बात की थी कि बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस स्टडी जो होती है वो इसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि रेगुलेटरी अप्रूवल लिया जा सके और ड्रग को मार्केट में लाया जा सके, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर परमिशन नहीं मिलेगी उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को, तो फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ सकती। ईच रेगुलेटरी एजेंसी हैज़ डेवलप इट्स ओन यूनिक सिस्टम ऑफ गाइडलाइंस एडवाइजिंग न्यू एंड जेनेरिक drug application on how to conduct acceptable bioavailability and bioequivalence studies to support marketing approval। each regulatory agency like अमेरिका में FDA है, सऊदी अरब में भी सऊदी FDA कहलाती है, यूरोप में EMEA है यानी यूरोपियन मेडिसिन इवेल्यूएशन एजेंसी, पाकिस्तान में ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। यानी जो हर रेगुलेटरी बॉडी है उसने कुछ अपनी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी और इस तरह की स्टडीज़ चाहिए होंगी आपको ये साबित करने के लिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी सेटिस्फैक्ट्री है और अगर वो जेनेरिक प्रोडक्ट है तो उसकी बायोइक्विवेलेंस भी सेटिस्फैक्ट्री है। ए रिसेंट सर्वे ऑफ इंटरनेशनल बायोइक्विवेलेंस गाइडलाइन शो दैट there are more similarities than differences among approach used by various international jurisdiction। यानी एक इंटरनेशनल सर्वे किया गया, उसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ थी, एजेंसी थी, उनकी जो रिक्वायरमेंट है ब्रांड प्रोडक्ट की और जेनेरिक प्रोडक्ट की बायोअवेलेबिलिटी और बायोइक्विवेलेंस की कि वो स्टडीज़ कैसी होनी चाहिए, डेटा कैसे होना चाहिए, तकरीबन सब में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सिमिलैरिटीज़ थी। Therefore, in this chapter, discussion of the relationship between bioavailability, bioequivalence and drug approval requirement will focus on the perspective of FDA, यानी अमेरिकन FDA के पर्सपेक्टिव से, यानी एक को ले लिया उन्होंने गाइडेंस के तौर पर या सैम्पल के तौर पर, और उसकी वजह ये भी है क्योंकि ये बुक जो हम पढ़ रहे हैं ये अमेरिकन बुक है तो डेफिनेटली वो अमेरिकन FDA को प्रेफर करेंगे। वेयर रीडर द रीडर विल be directed to reference covering international jurisdiction for further reading। यानी अगर आप जैसे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो फिर आपको ड्रैप की जो गाइडलाइन है उसको भी देखना पड़ेगा कि ड्रैप ने बायोअवेलेबिलिटी और बायोइक्विवेलेंस के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट की गाइडलाइंस दी हुई है। इसके बाद है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।